चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। आपने नोटिस किया होगा कि एक सपोज मान लीजिए एक कमरा है, उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है। तो उस कमरे में रखा हुआ जितना भी सामान होगा वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। और दूसरा एक रूम है जिसमें रोशनी आ रही है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, भले ही कम ज़्यादा बट एक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, थोड़ी सी रोशनी भी आ रही है। तो हम उस रूम में रखे हुए जितना भी सामान है हम उसको देख पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? अंधेरे वाले रूम में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहीं अगर हल्की सी भी लाइट रे हमको मिल जाए तो उस रूम में हमको दिखाई देता है हर सब चीज़, हर सामान जो वहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जो लाइट रेस फॉल होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट या वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इसी चीज़ से एसोसिएटेड बहुत सारे वंडरफुल फिनोमेना होते हैं हमारे नेचर में, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर में कैसे इमेज बनती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का चमकना, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड मेनी मोर। अब इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है, हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उनके कुछ हम रियल लाइफ सिचुएशन एप्लीकेशंस देखेंगे एंड उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है या कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमारी लाइट पड़ी या फिर कोई लाइट रेस उस पर स्ट्राइक करी, उस पर लाइट गिरी। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो लाइट रेस उस पर पड़ी हैं उसको वो उन लाइट रेस को वो बाउंस बैक करवा देगा, और इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जो रेस जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो बाउंस बैक कर गई, वो रेस जब हमारी आंखों में पड़ेंगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमको तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंसिडेंट रे, सेकेंड वन इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड वन इज़ नॉर्मल। सो अगर बात करें इंसिडेंट रे क्या होती है, तो ऐसी लाइट रेस जो कि सरफेस पे पड़ी उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सेकेंड आता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसी लाइट रेस जो बाउंस बैक कर गई रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बाद, जो रेस बाउंस बैक कर गई उन रेस ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर थर्ड वन इज हमारा नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स मान लीजिए एक सरफेस है, उस पर लाइट रे हमारी पड़ी, तो जिस पॉइंट पे वो पड़ी उसके परपेंडिकुलर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस चीज़ को थोड़ा डायग्राम से समझें तो ये इसका कुछ डायग्राम होता है। ये एक सरफेस है, अभी के लिए मान लीजिए एक मिरर है, इस पर हमारी लाइट रे फॉल करी। अब जो लाइट रे फॉल करेगी, जैसे ये वाली लाइट रे हमारी फॉल करी, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी लाइट रे फॉल करी, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इस पॉइंट पे लाइट हमारी फॉल करी तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे जो रिफ्लेक्ट बैक कर गई, जो बाउंस बैक कर गई, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर कोई सरफेस हमारा स्मूथ है, एकदम पॉलिश्ड है, चिकना है, उस सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल जैसे मिरर, मिरर का जो सरफेस होता है वो एकदम स्मूथ होता है, पॉलिश्ड होता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमारा सरफेस जो है जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है या जिसमें लाइट रेस पड़ रही हैं वो अगर थोड़ा इरेगुलर है, यानी कि थोड़ा खुदरा है, स्मूथ नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ पीस ऑफ पेपर और अ वॉल, यानी कि किसी पेपर पे या फिर किसी वॉल पे, जैसे वॉल हमारी खुदरी खुदरी होती है, स्मूथ नहीं होती, तो अगर उसमें कोई लाइट रेस पड़ रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे
डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। डायग्राम से समझें तो ये जो है देखिए ये सरफेस हमारा एकदम स्मूथ है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन हुआ ये लाइट रेज़ हमारी पड़ी, दिस इज़ अवर इंसिडेंट रेज़ एंड बाउंस बैक कर गई, दिस इज़ अवर रिफ्लेक्टेड रेज़, तो इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं अगर हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, जैसे ये देखिए ये इर्रेगुलर सरफेस है, ऊबड़-खाबड़ है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो इसमें जो इंसिडेंट रेज़ पड़ी ये हो गई हमारी इंसिडेंट रेज़ एंड ये जो ब्लू कलर की हैं ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज़ जो कि बाउंस बैक कर गई। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है? तो रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे यानी कि जो रेस सरफेस पे पड़ी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी यानी कि ऐसी रेस जो बाउंस बैक कर गई, एंड जो नॉर्मल होगी यानी कि जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, ये जो तीन रेस होंगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हमने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज आई एंड आर, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करेंगी एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा रिफ्लेक्शन का। जिस सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरली दो कैटेगरीज के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन में आते हैं हमारे प्लेन मिरर्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड स्फेरिकल मिरर्स में आते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज प्लेन मिरर्स से। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है, एकदम प्लेन होता है। जैसे कि उस मिरर जो कि हम लोग अपने घर में अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसका सरफेस आपने देखा होगा एकदम प्लेन होगा, कोई भी उसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। तो प्लेन मिरर हमेशा ऐसी इमेज फॉर्म करता है जो कि वर्चुअल हो और इरेक्ट हो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट एक नया टर्म लग रहा होगा जिसका मीनिंग उनको नहीं पता। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि ऐसी इमेज जो कि सरफेस पे नहीं होती लेकिन हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई गई इमेजेस। डायरेक्ट इमेज हमारी ऐसी इमेज होती है जो कि एज इट इज़ हो, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट हो, मीन्स जैसा ओरिएंटेशन हमारे ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही सेम ओरिएंटेशन हमारी इमेज का होगा। ऐसी इमेज को हम लोग कहते हैं इरेक्ट इमेज। और जो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसका साइज़ इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट के, मीन्स जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उस साइज़ की हमारी इमेज होगी। और जितने डिस्टेंस पे, मीन्स मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा हमारे इमेज और मिरर के बीच का। एंड एक प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर में हमको देखने को मिलती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट में स्विच हो जाएगा और राइट साइड हमारा लेफ्ट में स्विच हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट का स्विच हो जाना उसको हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर दूसरे टाइप के मिरर्स हमारे आते हैं दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो ऐसे मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर के शेप का हो, स्फेरिकल हो, उनको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है वो जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर मतलब एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो कर्व है वो अंदर की तरफ हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कॉनकेव केव यानी कि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है गुफा। तो अगर हम गुफा की थोड़ा फोटो देखें तो गुफा जो होती है वो उसका जो कर्व होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। वैसे ही हमारा कॉनकेव मिरर का जो कर्व है या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसी से उसका नाम पड़ा कॉनकेव। फिर दूसरा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जो उसका कर्व्ड सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड हो, यानी कि बाहर की तरफ उसका कर्व हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस डायग्राम से समझें तो
ये है हमारा कॉनकेव मिरर एंड ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ब्लैक ब्लैक से है, और ये है इसका पॉलिश सरफेस। लाइट रेज यहाँ से आएंगी एंड रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगी। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश सरफेस। इसमें लाइट रेज यहाँ से आएंगी एंड रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगी। अब एक ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों मिरर शो करे, दैट इज स्पून, जो कि होता है हमारा चम्मच। अगर हम चम्मच को सीधा पकड़ेंगे तो जो मिरर होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव, एंड अगर हम चम्मच को उल्टा पकड़ेंगे तो जो ओरिएंटेशन होगा मिरर का उसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमको कुछ टर्म्स पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि हमारे आगे इमेज फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे कि कैसे इन मिरर से इमेज बनती है, उसमें हमारे लिए काम आएगा, और ये टर्म्स जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पोल। पोल हम किसे कहते हैं? तो किसी भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम लोग कहेंगे पोल। डायग्राम से समझे तो ये हमारा एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब इसका जो सेंटर है यानी कि ये वाला पार्ट, ये हमारा कहलाएगा पोल, और इस पोल को हम लोग यूजुअली कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। सेम हैपन विद कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग है। इसका जो सेंटर है दैट इज दिस वन, ये हमारा कहलाएगा पोल। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, वो किसी न किसी एक स्फीयर का एक पार्ट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल फिर डायग्राम से देखें तो एक स्फीयर है हमारे पास, दिस इज अवर स्फीयर। अब इसी स्फीयर का एक पार्ट हमारा है कॉनकेव मिरर, दैट इज दिस वन। फिर दूसरी ओर ये है हमारा एक दूसरा स्फीयर है, दिस इज अवर सेकेंड स्फीयर, और इसी स्फीयर का एक पार्ट है दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। तो जो मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट होंगे उस स्फीयर का सेंटर हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई रिपीट, जो भी स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट होंगे उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक ये है हमारा पूरा एक स्फीयर, ये जो मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज दिस वन, ये हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग यूजुअली कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेम इन कॉन्वेक्स मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा इस स्फीयर का एक पार्ट है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर कहलाएगा दैट इज ये, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर अब जो हमारे स्फेरिकल मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का रेडियस कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई रिपीट कि जो भी हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं वो जिस भी स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर का रेडियस कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस होगा मीन्स दिस, ये हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इसका रेडियस कहलाएगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो अभी तक हमने दो टर्म्स डिस्कस किए। पहला था हमारा पोल जो कि था हमारा मिरर का सेंटर, एंड दूसरा था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि था हमारे स्फीयर का सेंटर। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स हमारे जो स्फेरिकल मिरर का जो पोल होगा और जो हमारे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम में देखें तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा पोल। ओके, अब इनसे गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन है ये हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में देख लें तो ये है हमारा पोल एंड ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा दैट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी जितनी भी लाइट रेस हैं रिफ्लेक्शन के बाद मीट करें, ऐसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे हमारी सारी लाइट रेस मीट कर रही हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर।
डायग्राम में देखें तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर। इसमें कुछ लाइट रेस पड़ रही हैं, जैसे ये लाइट रे, ऐसी कुछ लाइट रेस पास हो रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जब इस मिरर से टकराने के बाद इसमें रिफ्लेक्शन हुआ तो यही लाइट रेस बाउंस बैक कर गई। बाउंस बैक करने के कारण ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइक ये वाली ऐसे चली गई, ये वाली लाइट रे ऐसी पास हो गई, ये जो लाइट रे ऐसी पास हो गई, ये लाइट रे ऐसी पास हो गई। अब ये जितनी भी लाइट रेस हैं रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये सारी लाइट रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। वहीं अगर हम बात करें प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर की, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद हमारी जितनी भी लाइट रेस हैं वो अपीयर टू मीट हो, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम में देखें तो ये हमारी कुछ लाइट रेज हैं जो कि हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ रही हैं। ये है हमारा मिरर। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमारी लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, बट वो अपीयर टू मीट होती हैं। तो इस लाइट रेज जब रिफ्लेक्शन हुई तो ऐसे पास हुई, लेकिन जब हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, इस वाली लाइट रेज को हमने ऐसे पीछे जोड़ा, इस वाली लाइट रेज को हमने ऐसे जब बैकवर्ड एक्सटेंड किया, तो ये हमारी सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे हमारी मीट कर गई, और इसी पॉइंट को हमने कहा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और डिनोट किया इसको कैपिटल एफ से। अब ये जो प्रिंसिपल फोकस है ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये है हमारा पोल और ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब इसकी ये वाली डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से। अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की केस की, तो कॉन्केव मिरर में ये है हमारा पोल और ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब ये इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डिनोट करेंगे विद स्मॉल एफ। अब फिर एक लास्ट में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। तो एपर्चर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, वो उसका डायमीटर कहलाता है एपर्चर। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि हमको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे उसमें ये सब ज़्यादा यूज़ होंगे। अब इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन ये कहता है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज आर, वो इक्वल होगा हमारे 2 ऑफ एफ, यानी कि 2 इंटू फोकल लेंथ। For spherical mirrors of small aperture, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. R is equals to 2f। और ये फॉर्मूला हमारे आगे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस फॉर्मूले से इस रिलेशनशिप को एक चीज़ और पता चलती है कि दिस एम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है, लाइज मिड वे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाई करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में। सो ये एक सिंपल सा छोटा सा रिलेशन था, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, एंड कुछ उनसे रिलेटेड टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके या उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हम इमेज फॉर्म कर पाते हैं, या उन्हीं रूल्स को फॉलो करके इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हमको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि वो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। बेसिकली 4 रूल्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है, कोई भी लाइट रे जो कि हमारे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है, वो लाइट रे अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। आई रिपीट, कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी, इन बोथ इन कॉन्केव मिरर एंड इन कॉन्वेक्स मिरर। डायग्राम में देखें तो पहला डायग्राम है हमारा कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर में ये जो हमारी रे है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पैरेलल है हमारी ये वाली रे। तो रिफ्लेक्शन जब हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से ही पास हुई, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। सेम विथ कॉन्वेक्स मिरर, ये जो लाइट रे है ये हमारी प्रिंसिपल फोकस, जो कि प्रिंसिपल फोकस है हमारा, ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है,
रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसी गई। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लाइट रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो लाइट रेस है वो अपीयर टू मीट होती है। तो जब हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। तो पहला रूल, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। फिर है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट है, मीन्स रूल नंबर 1 के जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। डायग्राम में देखें तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारा, ये पॉइंट है हमारा फोकस। अब डायग्राम या फिर रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारी लाइट रे है ये हमारी प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सेम इन कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा फोकस। ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से हमारी पास हुई, हम इसको एक्सटेंड बैक किया तो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई। रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो रूल 2, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर will directed towards the will emerge parallel to the principal axis। फिर रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी जिस पाथ से वो आई है। डायग्राम में देखें तो जो ये वाला डायग्राम है वो है कॉन्केव मिरर का और ये है कॉन्वेक्स मिरर का, और ये पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो ये लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इस मिरर पे हमारे पड़ी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी वापस से ये लाइट रे पड़ी, ये हमारी वापस से उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी डायरेक्शन पे वापस चली गई। सेम हैपन विद कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट रे हमारी कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ी, रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे ये वापस से चली गई। सो रूल नंबर 3 क्या कहता है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इसमें लिखा हुआ है इज डायरेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, इसमें सेम डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, मीन्स सेम डायरेक्शन पे नहीं जाएगी बल्कि सेम पाथ पे जाएगी, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पे वो वापस जाएगी। फिर आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्लिकली पड़ रही है टूवर्ड्स अ पॉइंट पी, यानी कि पोल ऑफ द मिरर पे पड़ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और वो फॉलो करेगी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे हमारी पोल पे पड़ी और एंगल बनाया इसने आई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्लिकली चली जाएगी और आर बनाएगी जहाँ पे आई और आर हमारा इक्वल होगा। सेम हैपन विद कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल पे पड़ी, रिफ्लेक्शन हुआ और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हुआ। सो ये कुछ बेसिक 4 रूल्स थे जो कि अप्लाई होते हैं इन इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर्स, कैसे स्फेरिकल मिरर से हमारी इमेज फॉर्म होती है फॉर डिफरेंट पोजीशंस, मीन्स कैसे पोजीशन पे या फिर डिफरेंट पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट हो हमारा तो कैसे हमारी इमेज बनती है। शॉर्ट सा नोट, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमको 1-2 पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं। पहला ये कि हमको ये देखने के लिए कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमको अनलिमिटेड रेज या इनफाइनाइट रेज की ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 रेज का भी यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी। हम मिनिमम 2-3 रेज का यूज़ करेंगे और जहाँ पे वो रेज हमारी मीट कर जाएंगी, जहाँ पे वो मिलेंगी, वहीं हमारी इमेज बन जाएगी या फिर वही हमारा पॉइंट ऑफ इमेज होगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसे डिफरेंट पोजीशंस पे हमको इमेज मिलती है। इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं, मीन्स हम 6 डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और देखते हैं कि इमेज की पोजीशन कैसी है, उसका साइज़ कैसा है और उसका नेचर कैसा है। स्टार्ट करते हैं विद द केस नंबर 1, दैट इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं दूर इनफाइनाइट पोजीशन पर है,
बहुत दूर रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, उसका साइज़ और उसका नेचर कैसा होगा, इसको डिस्कस करते हैं विद द रे डायग्राम। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, हमारा ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ये है इसका ए पॉइंट और ये है इसका बी पॉइंट। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे हमारी लाइट रेज आ रही हैं। ये हमारी जो लाइट रेज, एक लाइट रेज यहाँ से आई और ऐसे करते 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 हमारी ये बहुत सारी लाइट रेज यहाँ हमारे मिरर पे पड़ रही हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लाइट रेज हैं वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो ये हमारी लाइट रेज है जो कि पैरेलल है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेंगे, फोकस से। तो ये लाइट रे पास हुई हमारी फोकस से, ये हमारा फोकस का पॉइंट। ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई, फोकस से, और ये हमारा फोकस। तो इसी फोकस पे दोनों लाइट रेज हमारी मीट करी, इसी से पास हुई, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो पहला केस क्या था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस एफ। ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। इसका साइज़ क्या होगा, तो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जब लाइट रेज हमारी फोकस पे बीट कर रही हैं तो यहाँ पे हमको इमेज तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत 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 ही ज़्यादा छोटी, एक पॉइंट साइज, मीन्स बिल्कुल एक पॉइंट जितना इमेज हमको बनती हुई दिखाई देगी। और इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि हमारी इमेज जो है वो रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी बनेगी। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें जो एरो है वो ए पॉइंट है और जो उसकी टेल है वो बी पॉइंट है। तो जो हमारी इमेज जो बनेगी वो इसके जस्ट अपोजिट, मीन्स कुछ ऐसी बनेगी जिसमें ये है हमारा ए पॉइंट एंड ये है हमारा बी पॉइंट। ऐसी कुछ हमें इमेज देखने को मिलेगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। फिर आता है हमारा दूसरा केस जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बियॉन्ड सी। यहाँ पे सी क्या है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बियॉन्ड या थोड़ा आगे रखा हुआ है। तो डायग्राम में देखें तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ए और ये बी, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है। इसमें से पहली रे हमारी पास हुई, ये वाली, ये हमारी पहली रे पास हुई। अब ये वाली जो रे है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल क्या कहता था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो ये रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी फोकस से पास करती हुई चली गई। फिर दूसरी रे निकली जो कि हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ये हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और इस हमारे मिरर पे पड़ी। अब हमने रूल पढ़ा था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी पाथ पे जहाँ से वो आई है वो वहीं पे वापस चली जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे जो आई थी वो वापस उसी पोजीशन पे या उसी पाथ से चली गई। अब यहाँ पे जो हमारी दो लाइट रेस हैं वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रही हैं, हमारी लाइट रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमारी लाइट रे मीट कर रही हैं, तो यहीं पे हमारा बन जाएगा इमेज। इस पॉइंट पे हमारी इमेज हमको मिल जाएगी। ये है हमारी इमेज, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी डैश। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो हमको हमारी इमेज क्या मिलती है, बिटवीन एफ एंड सी, जहाँ पे एफ है हमारा फोकस एंड सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में हमको हमारी इमेज मिल गई। साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड। पहले के केस में क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी। इस वाले केस में क्या है कि डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी सी इमेज हमको मिली। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है लेकिन इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है। जैसे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था वो इस तरह का रखा था कि जो हमारा हेड पार्ट है वो ऊपर है और टेल पार्ट हमारे नीचे है, लेकिन जो हमको इमेज मिली उसमें जो हमारा हेड पार्ट है वो नीचे है एंड टेल पार्ट हमारा ऊपर है।
सो दिस इज अवर सेकेंड केस। फिर जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने रखा एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसका हेड पार्ट ऊपर है एंड टेल पार्ट नीचे है। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। अब इसमें भी हम दो रेज का इस्तेमाल करेंगे। पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अब जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये हमारा मिरर है, तो मिरर में हमारी रे पड़ी, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी फोकस से पास हो गई। ये हमारा फोकस है। फिर एक दूसरी रे निकली, दूसरी रे हमारी फोकस से पास हुई, ये हमारी फोकस से पास हुई, मिरर पे पड़ी। रिफ्लेक्शन के बाद रूल नंबर याद करिए कि जो भी रे फोकस से पास होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो ये रे हमारी फोकस से पास हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब ये जो इमेजेस हैं वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है हमारा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारी दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी और हमारी इमेज ये बन गई। ये हमारी इमेज, इसका हेड पार्ट ये है और टेल पार्ट हमारा ये है। अब तो हमको क्या पता चला कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को अपना सी पे रखा हुआ है तो हमारी इमेज भी सी पे ही बनेगी, क्योंकि देखिए ये सी है तो सी पे हमारी इमेज बनी। साइज़ क्या होगा, सेम साइज़ की बनेगी। पिक्चर से भी अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो जितना साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी इमेज है। एंड नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी लेकिन फिर से वही इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। इसमें भी देखिए जो हमारा हेड पार्ट है वो ऊपर साइड है और टेल नीचे साइड, लेकिन जो इमेज बनी उसमें जो हेड पार्ट है वो नीचे साइड है और टेल हमारी ऊपर साइड। सो ये था हमारा थर्ड केस। अब नेक्स्ट केस है हमारा जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी कि फोकस। ये हमारा सी और ये हमारा एफ, इसके बीच में कहीं ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। इसमें जो ए है वो हमारा हेड एंड बी है हमारी टेल पार्ट। ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। अब पहली रे हमने पास कराई जो कि थी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जब मिरर पे पड़ी तो रिफ्लेक्शन हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारी फोकस से पास हो गई। ये हमारा फोकस, तो ऐसा कुछ हमारी हो गई। फिर दूसरी रे हमने पास कराई हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस से चली गई, तो ये हमारी ये रे हो गई। जब इस दो रे को हमने एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट मिला जो कि था हमारा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे दोनों रेस हमारी मीट कर गई और हमको हमारी इमेज मिल गई। तो इस पॉइंट पे हमारी रेस मीट करी इस वाले पॉइंट पे और हमारी हमको इमेज मिल गई, जो कि ये है हमारा ए यानी कि हेड पार्ट और ये है हमारा टेल। तो क्या हमको देखने को मिला कि हमारी जो इमेज की जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सी है। ये हमारा सी, उससे दूर कहीं हमारी इमेज हमको मिली है और साइज़ क्या है, इनलार्ज्ड है, यानी कि बड़ी साइज़ का है। मीन्स जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा साइज़ का हमारी इमेज है। इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज मिली लेकिन फिर से वही इन्वर्टेड मिली, यानी कि उल्टी इमेज हमको मिली। फिर नेक्स्ट केस है हमारा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ है, यानी कि फोकस पे ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, ये हमारा फोकस और इसी पे हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब हमको इमेज हमारी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो फिर से हमने पहली रे पास कराई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जो कि पास हुई हमारी फोकस से। फिर दूसरी रे हमने पास कराई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो वो वापस उसी पाथ से, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वो वापस चली गई, जाके ये लाइंस मीट करेंगी। तो जो हमारी इमेज की जो पोजीशन हुई वो इनफाइनाइट पे हुई और साइज़ क्या हुआ, हाईली इनलार्ज, क्योंकि बहुत ही इनफाइनाइट पोजीशन पे जाके वो मिलेंगी, तो हमारा साइज़ जो होगा बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज हमको मिलेगी और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज हमको मिलेगी। फिर लास्ट केस है हमारे कॉन्केव मिरर का, वो ये कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो हमारी इमेज कब, कहाँ और कैसे बनेगी। तो ये है हमारा फोकस, ये है हमारा पोल और इसके बीच में हमने कहीं अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लीजिए इस पोजीशन पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसे पहली रे हमारी पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस चली गई।
फिर दूसरी रे हमने पास कराई पोल से, मीन्स पोल पे डायरेक्ट करवाई ऑब्लिकली, ये हमारी पोल पे पड़ी और रिफ्लेक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो ऐसे कुछ पास हो गई ऑब्लिकली। अब इन दोनों रेस को जो हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो हमको हमारी इमेज मिली, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट कर रही थी, तो इस पॉइंट पे हमारी हमको इमेज मिल गई। तो ये है हमारी इमेज, और ये इमेज मिरर के बिहाइंड बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, और साइज़ क्या हुआ, एनलार्ज्ड, मीन्स ये ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी बनी है, इसलिए एनलार्ज साइज़ की बनी। अब नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, यानी कि इमेजिनरी इमेज बनी, और इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनी। और यही एक ऐसा केस है कॉन्केव मिरर में जहाँ पे हमारी इमेज इरेक्ट बन रही है। बाकी सारी पोजीशन की बात करें तो सब में इन्वर्टेड बनी थी, लेकिन यही केस है जिसमें हमारी इमेज इरेक्ट यानी कि सीधी बनी है। तो ये 6 केसेस थे हमारे कॉन्केव मिरर के। अब बात करें कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस बनते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा है, एंड दूसरा अगर पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखा है। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, जिसमें ए है हमारा ये एंड बी ये। तो इनफाइनाइट से कहीं से हमारी रेज आ रही हैं और ये ऐसी जा रही हैं। ये रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेंगी। तो अब ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें रेज हमारी एक्चुअली में मीट नहीं करती, हम इनको अपीयर कराते हैं टू मीट। तो हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ये इस पॉइंट पे जाके मीट करी, और ये पॉइंट कहलाया हमारा फोकस। तो इसी फोकस पे हमारी हमको इमेज मिल गई। तो क्या हुआ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट रखा है तो हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, हमको फोकस पे मिलेगी। साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटी, एक पॉइंट जितनी साइज़ की इमेज हमको मिलेगी। एंड नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर सेकेंड केस, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ है, ये है हमारा पोल और कहीं इनफाइनाइट से आगे और पोल के पीछे, तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया अपना। तो फिर से वही सेम केस, इससे हमने पहली रे पास कराई जो कि पैरेलल थी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हुई, ये हमने इसको एक्सटेंड बैक किया तो ये फोकस से पास हुई। दूसरी रे हमने पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन पे वापस से चली गई। ये कुछ ऐसा डायग्राम बना। और जब हमने सारी रेज को हमने एक्सटेंड बैक किया, मीन्स पीछे अपीयर टू मीट कराया, तो ये हमारी इमेज हमको कुछ इस पॉइंट पे बनती हुई दिखाई दी। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज हमको हमारी बनती हुई मिली। साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी साइज़ की इमेज बनी। एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कुछ केसेस थे ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की डिफरेंट पोजीशन पे हमको कहाँ कहाँ इमेज हमको मिलती है। अब हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के बारे में सब कुछ तो पढ़ लिया कि इमेज कैसे बनती है, क्या होता है, लेकिन ये मिरर्स यूज़ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। तो देखें यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज़ हम सबसे ज़्यादा या जनरली करते हैं इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, या फिर जो व्हीकल्स की हमारी हेडलाइट्स होती हैं, कार की हेडलाइट या फिर किसी भी व्हीकल की हेडलाइट, उसमें हम कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको एज अ शेविंग मिरर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज हमको देता है। तो शेविंग मिरर्स में हम यूज़ करते हैं जिससे हमें अपने फेस की एक लार्जर इमेज दिखे। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जो वो टीथ की इमेज है वो उनको बड़े रूप में दिखे। फिर जो कॉन्केव मिरर्स हैं वो सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ होते हैं, जिससे कि उसमें जो सनलाइट पड़ रही है वो कंसनट्रेट हो सके और उससे हीट जनरेट हो सके इन सोलर फर्नेसेस। बात करें कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस की, तो इसका कॉमनली यूज्ड होता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ड्राइवर है उसको अपने बिहाइंड की चीज़ें दिखें और एक सेफ ड्राइविंग हो सके। और इसलिए एक इसका एडवांटेज ये भी है कि ये हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था पूरा यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो होते हैं, यानी कि वो साइन कन्वेंशन हमारे यूज़ होते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स या फिर रिफ्लेक्शन को और अच्छी तरह से समझने के लिए। और उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग कहते हैं
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे मिरर का जो पोल होगा उसको हम एज अ ओरिजिन लेके चलेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारे मिरर की उसको हम ऐसा लेके चलेंगे। तो अब हमारा जो ये साइन कन्वेंशन है फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये क्या कहता है? तो ये सबसे पहले ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। मीन्स ये है हमारा मिरर, इसके लेफ्ट पे हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। दूसरा ये कहता है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर्स। मीन्स जितनी भी डिस्टेंस हम लेंगे, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, मिरर की डिस्टेंस हो, इमेज की डिस्टेंस हो, वो हमेशा हम मिरर के पोल से लेंगे। मीन्स ये है हमारा पोल ऑफ द मिरर, इस पोल से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव। मीन्स जितनी भी चीज़ें पोल के लेफ्ट में हैं उसको हम एज अ पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंड जितनी भी चीज़ें मिरर के राइट हैंड साइड पे हैं उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंड डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। डायग्राम में समझे, हमेशा हर डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। अगर हम ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। फिर अगर हम मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे, एंड मिरर के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। फिर अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसमें से एक रिलेशन निकल के आता है बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़। उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा ये कहता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर हम यू लेके चलें और जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है उसको हम वी माने, जो हमारी फोकल लेंथ है उसको अगर हम एफ माने, तो ये जो तीन क्वांटिटीज़ हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, और वो रिलेशनशिप ये कहता है कि 1/u + 1/v = 1/f। और इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। अब नोट ये है कि ये जो मिरर फार्मूला है इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम जो हमने कार्टेशियन रूल पढ़े स्फेरिकल मिरर्स के, हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज़ करके हम वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। ये रिलेशनशिप हमको इमेज की वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। फिर लास्ट में एक चीज़ आती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन एक रिलेटिव मेजर है या रिलेटिव एक्सटेंट है जो कि हमको ये बताता है कि जो इमेज का जो साइज़ है वो कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक रेशियो है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं विथ स्मॉल m। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है स्मॉल m = हाइट ऑफ इमेज जिसको हमने h' माना और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमने h माना। तो ये फॉर्मूला है m = h'/h, और इसको हम -v/u भी कह सकते हैं। सो ये था हमारे लाइट का पहला पार्ट, दैट इज़ लाइट पार्ट 1 रिफ्लेक्शन। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट यानी कि पार्ट 2 कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2। थैंक यू।